नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं प्रभाकर ग्वाल। प्रभाकर ग्वाल सुकमा छत्तीसगढ़ में मैजिस्ट्रेट थे और उन्होंने संविधान और कानून को बचाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा लाए गए मामलों में उन्होंने पुलिस को कानून समझाने की कोशिश करी और उनको बर्खास्त किया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। प्रभाकर ग्वाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम चोखी बात में। नमस्कार। जी जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। प्रभाकर ग्वाल जी, आपका मामला पूरे देश में मशहूर हुआ। आप छत्तीसगढ़ के सुकमा में मजिस्ट्रेट थे। आप सीबीआई के मजिस्ट्रेट रहे और आपने जब संविधान और कानून को समझाने की कोशिश की तो जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के जमीनों संसाधनों के ऊपर जिस तरीके से कॉरपोरेट की नजर है और वो सरकारों को पूरी सिस्टम को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर कोई जज ईमानदारी से कानून को लागू करने की कोशिश करता है तो वो भी खतरे में आ जाता है? आपका मामला ऐसा उदाहरण है। इस पूरी परिघटना पर आप कैसे व्याख्या करते हैं, हमें बताएं। जी, वास्तव में सर, हमारे पूरे भारत में और खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में न्याय सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए हैं। जी। कहाँ तक ईमानदारी से काम करके सुरक्षित रहेंगे कोई निश्चित गारंटी नहीं है। जी। जितने भी ईमानदारी से काम करेंगे, कोई न कोई व्यक्ति जो अपराध में हमारे सिस्टम से बच रहा है, जी, वो पूरी तरह न्यायपालिका में भी हावी है। जी। तो सबसे पहले मैं सुकमा के पहले की पृष्ठभूमि बता दूंगा तो बहुत अच्छा होगा। जी, पूरी बात बताइए। जी, रायपुर में मुझे सीबीआई मजिस्ट्रेट बनाने के पहले बिलासपुर में था 3 साल तक लगभग। जी। के मंत्रिमंडल में अमर अग्रवाल थे। जी। उन्होंने मस्तूरी के पास में एक भद्रा जमीन घोटाला किए थे उनके परिवार वाले ने। जी। तो उसमें मैंने सजा दिया था। फिर मेरे साथ परेशानी बढ़ती गई, लेकिन हमारे कुछ जुडिशियल ऑफिसर बहुत अच्छे थे। जी। जिन्होंने राहुल शर्मा जो एसपी थे, जी, जिनकी हत्या बताई जा रही थी, जी, वो सीबीआई ने क्लोज रिपोर्ट पेश कर दी थी, जैसे नुपुर तलवार वाले केस में किया गया था। जी। खात्मा कर देती थी। उसी में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए मेरे को शायद अच्छा करेगा बोल के चुने थे। जी। तो जैसे मैं रायपुर सीबीआई मजिस्ट्रेट में पदस्थ हुआ, जी, तो वहां 2011 से एक प्रकरण लंबित था। जी। पीएमटी घोटाला बोलते हैं, जिसको व्यापम घोटाला भी बोलते हैं। जी, जी, जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि 3 महीने के अंदर निराकरण किया जाए। जी। तो उसको मैं सुप्रीम कोर्ट को पत्र व्यवहार करना उचित नहीं समझते, उसका निराकरण किया और सजा देने लायक तथ्य आ गए थे। जी। तो उसमें कुछ लोगों को सजा दिया और बाकी 21 को जो मैन कल्प्रिट थे उनकी गिरफ्तारी की, आर्डर जारी किया। और उसमें जो मुख्य अभियुक्तों को बचाया था, दीपांशु कावरा एसपी थे उस समय। जी। तो उन्होंने सबको बचाया था, तो उनके खिलाफ एफआईआर करने का आर्डर किया था। जी। फिर उसके बाद आनंद फानन में फिर मेरे को यहाँ से ट्रांसफर करा दिया गया सुकमा। जी। और राहुल शर्मा वाली कार्रवाई भी वहीं दब गई। जी। और पीएमटी में अंततः जिसको मैं सजा दिया था उसको अपील में जाके सबको दोष मुक्त करा दिए। अच्छा। जबकि दोष मुक्ति का कोई आधार ही नहीं है। टोटल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि प्रश्न पत्र चोरी हुई है और चोरी की गई प्रश्न पत्र ही पकड़ाई गई है जो व्यापम ने छापा था। जी। न तो व्यापम को एक्यूज बनाए हैं, न परीक्षा नियंत्रक को, न प्रेस वाले को। जी। किसी को एक्यूज नहीं बनाए हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी मामला है। फिर जैसे मेरे को वहां से सुकमा भेजा गया,
तो मैं वहाँ डेली रूटीन में काम करते गए तो मैंने देखा कि गलत आधार पर गिरफ्तारी हो रही है बोल के, तो थोड़ा छानबीन करने लगा, डॉक्यूमेंट देखने लगा जी। तो उसमें गिरफ्तारी के कोई आधार ही नहीं थे। आदिवासियों की? हाँ, आदिवासियों की जो भी आम पर्सन है, गिरफ्तारी के कोई आधार नहीं थे। छोटी मोटी जो कहानी पुलिस बनाती थी उस आधार पर डॉक्यूमेंट कोई सपोर्ट नहीं करते थे जी। तो ये लगभग 15 दिसंबर की बात है जी। 2015 में जी। लगभग 1000 आम लोगों को, आदिवासियों को पकड़ के ले आए तो आजू बाजू आसपास में कहीं रखे हुए थे। उनमें से लगभग 55 लोगों को गिरफ्तारी की थी जी। और कुछ लोगों को बेल दे दिया था, कुछ लोगों को मैंने अपने अधिकार से धारा का हटाया था जी। और फिर उसके बाद वहाँ एडिशनल एसपी थे, मेरे पड़ोसी थे संतोष कुमार सिंह जी। उन्होंने भी मेरे के पर्सनल घर में आकर रिक्वेस्ट किए कि आप थोड़ा सहयोग कीजिए बोल के। ऐसा सहयोग नहीं होता भाई, आपको गिरफ्तार करके पेश कीजिए तो देखा जाएगा बोला जी। तो फिर दोनों ने गिरफ्तार नहीं किए, बाकी 950 लोगों को छोड़ दिए जी। और उसको फिर मैं पुलिस मुख्यालय को लिखा ऐसे राइटिंग में जी कि गलत गिरफ्तारी हो रही है, फर्जी गिरफ्तारी हो रही है बोल के। तो पुलिस मुख्यालय से उसमें जांच वांच भी हुई, स्पष्टीकरण भी लिया गया जी। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन स्थानीय ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। केस डायरी में, रोजनामचा में लिखना शुरू किया और बताते हैं कि मेरे आने जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाए हैं जी। और ये सब षड्यंत्र करके भेज दिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से हाई कोर्ट में जी। और जो मैं पीएमटी में फैसला दिया था जी, तो इस बीच में जब मैं रायपुर में पदस्थ था जी, तो हमारे सरायपाली जो उस समय बीजेपी विधायक थे रामलाल चौहान, जो दीपांशु कावरा के साथ पे काम किए थे, उन्हीं को मोहरा बना के मेरे कोर्ट में भेज दी जी। और मेरे को डराने का प्रयास किए तो मैंने उसकी एफआईआर की थी 7/8/2015 को जी। और उसी दिन डिस्पैच किया था। तो हाई कोर्ट में मेरी शिकायत की सूचना 13 अगस्त को पहुंच गई है जी। तो इसमें फिर पूरा रमन सरकार पूरी तरह पीएमटी मामले में उसके बड़े बड़े अधिकारी, नेता सब जेल जाने की नौबत आ गई थी, इसलिए मेरे को तत्काल रायपुर हटाना जरूरी हो गया था जी। तो इन्होंने 12 सितंबर को मीटिंग की हाई कोर्ट जजों और मंत्रिमंडल के बीच में, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर लोगों के बीच औंजोरा रायपुर में जी। 12 सितंबर को मीटिंग की और आनंद फानंद में मेरी 14 सितंबर को ट्रांसफर कर दी गई और मेरे से मौखिक ये भी बोला गया है कि तत्काल रिलीफ होना है जी। तो मैं उसी दिन तत्काल रिलीफ हो गया जी। और फिर अगले दिन हाई कोर्ट से लेटर आता है कि आपने दीपांशु काबरा और रामलाल चौहान के खिलाफ क्यों शिकायत की जी। जबकि इस प्रकार की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है। विधायक रामलाल चौहान तत्कालीन मेरे कोर्ट में चैम्बर में आके मेरे को धमकाया, डराया, जो भी बोला, तो मेरे व्यक्तिगत हैसियत से मैं दीपांशु काबरा और रामलाल चौहान के साथ किया था। तो इसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उस मीटिंग के बाद से जी। 12 सितंबर 2015 जी। फिर मैं रिलीफ हो गया था तो वहां मेरे को नहीं मिला लेटर जी। तो फिर इस बीच में बहुत सारी और घटना भी घटी है कि मेरे फोन कॉल को रिकॉर्ड करना, मेरे को डराना कि सुकमा न जाए ऐसा बोल के। एक जने गुजरात के नाम से फोन किया था, एक जने चारमा के स्थान से फोन किया था और यहाँ तक कि एक सिम कार्ड में अपने जान पहचान वाले से लिया था। तो जैसे मेरे घर परिसर में आता है उसमें भी रिंग आता है भाई जी। तो फिर बहुत सब जब लिखा पढ़ी किया और अपना पहचान छुपाते सुकमा में जाके ज्वाइनिंग किया जी। तो जो हाई कोर्ट का नोटिस था, कारण बताओ नोटिस, रामलाल चौहान और दीपांशु काबरा के खिलाफ क्यों हमारे परमिशन जानकारी के बिना क्यों शिकायत की, वो मेरे सुकमा में ज्वाइनिंग होने के पहले वहां भी पहुंच गया था जी। जब तक टोटल भारत का जो बजट है न्यायपालिका में टोटल नहीं आएगा अलग से संसद से या विधानसभा से जी, तब कुछ नहीं हो पाएगा। और जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की जो भर्ती है ना जी, वो जब तक नहीं सुधरेगा इस प्रकार की गतिविधि नहीं रुकेगी। तो
जैसे IAS IPS जैसे अदर से जुडिशियल एकेडमी हो, किसके लिए? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए नियुक्ति के लिए तभी बनेगा। और उसमें भी देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य की परिभाषा में आता है, हर सरकारी कार्यालय राज्य की परिभाषा में आता है जी। लेकिन राज्य की परिभाषा में होने के बाद भी वहाँ सभी लोगों को भर्ती का अवसर नहीं मिल रहा है जी। तो सबसे गंभीर प्रश्न ये है। जी जी। आपने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे फिर कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा करें। आज हमारे साथ चोखी बात में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर।